चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत ही ऐसे वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड सा लॉ है, बट हमारे लेवल का जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। हमें जिस तरह की बातें जाननी है, हमारे जो 11th और 12th क्लास हो, जेई मेन, जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल तक की जो बात है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऑल्दो ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो एक्चुअल लॉ है वो काफ़ी टफ है, और वो हो सकता है कि आप लोग थोड़ी सी बेटर मैथमेटिक्स पढ़ लो तो आईआईटी जाकर वहाँ जाकर भी इस बात को वापस से पढ़ो। सुनकर अच्छा तो लगा होगा कि सर ने कहा कि आईआईटी जाकर पढ़ोगे, ठीक है, ये भी अपने आप में आशीर्वाद ही था, ठीक है। लेकिन चलिए अब ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है सुनिएगा। सबसे पहले ये बताता है कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या क्या स्पीड्स रहेंगी, क्या क्या वेलोसिटीज रहेंगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट टेल्स अबाउट स्पीड ऑफ gaseous molecules in a container। किसी कंटेनर के अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। क्या क्या कहता है बताइए। कुछ बातें मैं बता चुका हूं। देखो, जैसे मैंने हल्का फुल्का आपको एक आइडिया दिया था कि अगर आपके पास ये कोई कंटेनर है, ये मान लीजिए बड़ा कोई कंटेनर है, तो इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे खूब सारे होंगे, बड़ा बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली पॉसिबली हर डायरेक्शन के अंदर विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन रैंडमली मूव कर रहे होंगे विथ वेरिएबल वेलोसिटीज। और वेलोसिटी आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 0 से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। सर इन्फाइनाइट हो सकती है क्या? हाँ, मतलब थ्योरेटिकली तो इन्फाइनाइट हो सकती है, प्रैक्टिकली आप जानते हो बेटा कोई भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो c से ज़्यादा नहीं हो सकती, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स बड़ा गैसेस मॉलिक्यूल्स बात कर रहा हूँ, मोलिक्यूल्स आर मूविंग randomly in every possible direction without giving preference to any direction। ठीक है बेटा, विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मान लो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहे होंगे, तो उसी टाइम पर n नंबर ऑफ पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से नीचे भी जा रहे होंगे। मान लीजिए बेटा कोई 2n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर लेफ्ट में 10 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहे होंगे, तो 2n नंबर ऑफ पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड राइट में भी जा रहे होंगे। लिखना अच्छा बेटा, एक बात और बोल सकते हो, molecules can have any speed ranging from 0 to infinity। बेटा वैसे यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब c होता है, वैसे लिखने को आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ज़्यादा वेलोसिटीज, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद अगर आपका कंटेनर रेस्ट पे है तो सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। एवरेज स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। सर क्यों? बेटा कहा ना, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड जा रहे होंगे। तो इनकी वेलोसिटी को तुम जब +10 जे कैप लिखोगे तो इनकी वेलोसिटी को तुम -10 जे कैप लिखोगे, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है इन सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की वो 0 आएगी इफ
कंटेनर इज एट रेस्ट और एवरेज वेलोसिटी कंटेनर की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी इफ कंटेनर इज मूविंग। हालांकि तब भी बड़ा कंटेनर की वेलोसिटी है पहले भी। इफ कंटेनर इज मूविंग, सीधे साधारण शब्दों में आप कह सकते हो कि जो कंटेनर की वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी है ना। एवरेज वेलोसिटी, स्पीड नहीं बेटा, ठीक है। आई होप बेटा इस बात को आप सारे के सारे लोग समझ भी गए होंगे। ये जो वेलोसिटी है, जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये जो रैंडमनेस होगी स्पीड के अंदर, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एट लो टेम्परेचर्स स्पीड्स विल बी लो, काइनेटिक एनर्जी विल बी लो, हायर टेम्परेचर्स पे जो बड़ा आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स हाई होंगी और कुल मिलाकर बड़ा काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, यही टोटल एनर्जी है गैसेस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है सर पोटेंशियल? बेटा शुरुआत में बताया था ना कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है तो ऑब्वियस बात है किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी भी, सॉरी किसी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। ठीक है बेटा, एक बात और बेटा मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि पार्टिकल्स जो हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऑन एन एवरेज उतनी ज़्यादा स्पीड, बट फिर भी कुछ एक पार्टिकल्स तो ऐसे होंगे जिनके पास स्पीड जीरो होगी, कुछ एक पार्टिकल्स तो हमेशा ऐसे रहेंगे जिनके पास स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा होगी। अधिकतर जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो एक बीच में एक एवरेज लेवल के आसपास रहती है। किस फंक्शन के साथ बेटा स्पीड वेरी करती है, मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बेटा लिख रखा है, बता रखा है। ये फंक्शन जो मैंने लिखा है ये नॉट इन कोर्स बेटा, नॉट इन सिलेबस। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेटा ये सिलेबस के अंदर नहीं है, बट फिर भी मैं इसका एक अर्थ समझाता हूँ ना, आपको शायद पसंद आएगा। यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन है। और क्या कहता है ये रिलेशन, आराम से बेटा सुनना इस बात को। मैं एक्स एक्सिस की तरफ तो स्पीड को प्लॉट कर रहा हूं और वाई एक्सिस के अंदर में dn अपॉन dv को प्लॉट कर रहा हूं। सर ये dn क्या है और dv क्या है बताता हूं बेटा। ये dn क्या है और dv क्या है इसको हल्का सा अपन डिस्कस करते हैं। जिन पार्टिकल्स की स्पीड v से लेकर v प्लस dv के बीच में है, उन पार्टिकल्स की जो संख्या है बेटा वो आपके पास dn है। आई होप समझ में आ गया। dn इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव वेलोसिटी या फिर विच हैव स्पीड रेंजिंग फ्रॉम v टू v प्लस dv। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं लिखना चाहूँ यहां पर लिख भी दो, dn इज number of gaseous particles whose speed is ranging from v to v plus dv। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये एक रिलेशन दिया dn अपॉन dv किस तरह से v के साथ वेरी करता है। हालांकि इसमें बेटा m भी है, k भी है, t भी है। हर एक का मैं अर्थ बताता हूँ कि हर एक चीज क्या क्या है। कैपिटल N जो है वो आपके बेटा टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है। फॉर्मूले में कैपिटल N जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा मैं फिर से इस बात को क्लियर कर दूं कि ये फॉर्मूला, ये जो बातें बता रहा हूँ, ये सिलेबस में ऐसे डायरेक्टली नहीं है, बट मेरी ऐसी फीलिंग है कि जेईई एडवांस के अंदर कभी ना कभी इस पर कोई ना कोई इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ सकते हैं। एक्सप्रेशन पे तो नहीं पूछ सकते, बिकॉज एक्सप्रेशन नीड हायर मैथमेटिक्स जो आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे। कॉलेज में ही आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेबस में है,
मैंने खुद वहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा बहुत तुमको बता के हीरो बन जाता हूँ, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट अपने काम के हैं, ठीक है ना, भले ही है ना एग्जैक्ट एक्सप्रेशन काम के ना। कैपिटल एन जो है वो बड़ा आपकी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वी जो है बड़ा स्पीड किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल की, एम जो है वो मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, और ये ऑफ कोर्स होगा कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर मतलब बड़ा मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। कि मैं पहले बोल चुका हूं बड़ा कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डबल एन है, इसकी वैल्यू बता चुका हूं, और ये आपका गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर है। हाँ टी क्या बेटा, टी ऑफ कोर्स टेम्परेचर एट केल्विन। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे आराम से इतना से रहा हूं। अगर dn अपॉन dv के बीच का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, फंक्शन तो बड़ा ये रहा, v के साथ वेरी कर रहा है, अगर ये फंक्शन प्लॉट करोगे बड़ा ग्राफ विल लुक लाइक दिस। सुनना बेटा, ग्राफ विल रफली लुक लाइक दिस, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये जो फंक्शन है बेटा इस तरह से वेरी करेगा। सर ये फंक्शन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है बताता हूं बेटा, आराम से सुनना। जैसे सबसे पहली बात है, मैं यहां से v पर जाकर कट लगाया, फिर v प्लस dv पे जाके एक कट और लगाया। पहला कट v पे लगाया, अगला कट मैंने v प्लस dv पे लगाया, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ना कुछ एरिया आया। ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ बड़ा तुम जानते हो क्या है, dn अपॉन dv, dn अपॉन dv मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, बड़ा विड्थ कितनी है dv, dv से dv क्या हो गया कैंसिल, ये मेरे पास आ गया dn। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप x एक्सिस पर v पर जाकर कट लगाओ और v प्लस dv पर जाकर अगर कट लगाओगे, तो ये जो एरिया आया है, जो स्ट्रिप आई है, इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या बताएगा जिनकी स्पीड v से लेकर v प्लस dv के बीच में है। सो इट दिस एरिया, दिस shaded area will provide number of particles whose speed is v to v plus d। बड़ा जिसकी स्पीड एक तरह से v है, v और v के आसपास। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन पार्टिकल्स की स्पीड अगर जीरो है उनकी अगर संख्या पता करनी हो तो यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, फिर यहां पर एक स्ट्रिप और ले लो तो उनकी वेलोसिटी पता जाएगी। यहां पर एक स्ट्रिप लूंगा तो बड़ा ऑफ कोर्स ये वाली स्पीड कितने पार्टिकल्स की है वो पता लग जाएगी। आप इस बात को देख सकते हो कि कम स्पीड बहुत कम पार्टिकल्स के पास है, बहुत ज्यादा स्पीड भी बहुत कम पार्टिकल्स के पास है, ज्यादातर जो स्पीड है वो मीडियोकर रीजन के अंदर ही लाई करता है। और इस पूरे के पूरे ग्राफ का जो एरिया है, इस पूरे के पूरे ग्राफ का जो एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप ये भी कह सकते हो कि एरिया अंडर दिस कर्व represents नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। कितने बड़ा गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या जो है वो इसके एरिया अंडर द कर्व के बराबर हो। ठीक है बेटा, आई होप इस बात को समझ गए। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, अगर मान लो कि ये वाला कर्व जो है वो 300 केल्विन पे है,
400 केल्विन पे ये जो ग्राफ है ना, ये हल्का सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। सर क्यों? बेटा जितनी ज्यादा स्पीड होगी, मॉलिक्यूल्स जिनके पास स्पीड ज्यादा है उनकी संख्या ज्यादा होगी। अधिकतर भाई जितना टेम्परेचर होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो ग्राफ का जो मैक्सिमा यहां पर से आ रहा है, ये मैक्सिमा हल्का सा आगे शिफ्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हो तो। टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो यही वाला ग्राफ थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा जो मैक्सिमा है ना वो हल्का सा इधर हो जाएगा। क्यों? फिर अधिकतर पार्टिकल्स के पास कम कम वेलोसिटीज होंगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ये जो ग्राफ है उतना ही राइट में जाएगा, और जितनी बड़ा टेम्परेचर कम होगा ये ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट में आएगा। जो मैक्सिमास है वो थोड़े से लेफ्ट में आपके आएंगे। आई होप बड़ा हल्का फुल्का आइडिया लगा होगा इस बात का। ये फंक्शन वगैरह याद करने की बड़ा आपको जरूरत नहीं है, ऐसा कोई खास इसमें ऐसा कोई खास तगड़ी बात इसके अंदर है भी। ठीक, आगे चलता हूं बेटा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल किसी डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास वेलोसिटी है, एक के पास 0 है, दूसरे के पास 0 है, तीसरे के पास 1 मीटर पर सेकंड, चौथे के पास 1 मीटर पर सेकंड, पांचवें के पास 2 मीटर पर सेकंड, छठे के पास 2 मीटर पर सेकंड, सातवें के पास भी 2 मीटर पर सेकंड, आठवें के पास भी 2 मीटर पर सेकंड, 90 पार्टिकल के पास 3 मीटर पर सेकंड, 10वें के पास 3 मीटर पर सेकंड, 11वें के पास 4 मीटर पर सेकंड, 12वें के पास 5 मीटर पर सेकंड, 13वें के पास 7 मीटर पर सेकंड, 14वें के पास 9 मीटर पर सेकंड और 15वें के पास 10 मीटर पर सेकंड। 15 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 पार्टिकल है और इन 15 पार्टिकल्स के पास ये उनकी स्पीड है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे सर वेरी इजी। एवरेज स्पीड अगर निकालनी है इन पार्टिकल्स की, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो ऊपर तो सारे के सारे स्पीड को ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कितने हैं? 15। ऊपर बड़ा सारे के सारे स्पीड ऐड कर दो। दो पार्टिकल्स के पास तो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। दो पार्टिकल्स के पास है 1 मीटर पर सेकेंड, 4 पार्टिकल्स के पास है 2 मीटर पर सेकेंड और 2 पार्टिकल्स के पास है 3 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल के पास है 4 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल के पास है 5 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल के पास है 7 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल के पास है 9 मीटर पर सेकेंड और एक पार्टिकल के पास है 10 मीटर पर सेकेंड। एक तरह से मैंने सारी वेलोसिटीज ऐड कर दी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। कितना आ गया? 2 8 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, 32 और 9 41, 41 और 10 52, 52/15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बड़ा स्पीड तो ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये वेरिएबल वेलोसिटी है, तो ऑफ कोर्स इनकी स्पीड निकालना इतनी आसान तो काम नहीं होगी। एवरेज स्पीड निकालना इतना आसान तो नहीं होगा, है कि नहीं। इस खतरनाक से एक्सप्रेशन का एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी, तो इट इज ऑफ कोर्स लिटिल बिट गोइंग टू बी टफर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 आई है। कैसे करेंगे? अगर हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें अगर गैसेस पार्टिकल्स की अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड या मीन स्पीड विल बी समेशन ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वी स्पीड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उन सबको जोड़ दो। वहां भी जोड़ा है, यहां भी जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन dn। ये इंटीग्रेशन dn तो हम जानते हैं कैपिटल N आएगा। बड़ा इंटीग्रेशन dn तो हम जानते हैं, ये बड़ा अगर मैं dv को ऊपर ले जाऊं
और v बटा dv को मैं ऐसे अगर ऊपर ले जाऊं और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो कैपिटल N आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। dn अगर ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आएंगे। तो हमारे पास इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। ऊपर क्या आएगा? ऊपर थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा मुश्किल से आएगा। क्या आएगा? v इंटू डी एन। सर dn कैसे लिखूं? dv को ले जाओ ऊपर और इसको उठा के वहां रख दो, इसको उठा के रख दो, v इंटू डी एन। आपके पास बेटा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा, मैं सोल्व नहीं करूंगा तो ऐसे बोल रहा हूं, 4 पाई कैपिटल N v स्क्वायर इंटू m अपॉन 2 पाई के टी, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 इंटू e की पावर mv स्क्वायर अपॉन 2 के टी माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 के टी। बेटा तो dn अपॉन dv है तो इसको मैंने dv से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा ये dn लिखा मैंने अभी तक, तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ dn लिखा है, dn की लिमिट क्या कर दिया? dv से मल्टीप्लाई कर दिया। सर मुझे dn नहीं लिखना, मुझे तो v इंटू dn लिखना है, मुझे तो v इंटू dn लिखना है। तो बेटा यहां पर जहां पर v स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर तुम v क्यूब कर दो। जहां बेटा तुमने v स्क्वायर लिखा था वहां पर तुम v क्यूब कर दो। v की वैल्यू को बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? v की वैल्यू को मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके इन्फिनिटी। हालांकि हम जानते हैं इन्फिनिटी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल है, बाकी का c से स्पीड नहीं हो सकती। इसे इंटीग्रेट करना है। मैं जानता हूं दिस इंटीग्रेशन इज नॉट गोइंग टू बी इजी, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना आता, इसलिए सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा। इसका रिजल्ट आएगा अंडर रूट ऑफ 8 kT, के मतलब बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, अपॉन पाई टाइम्स m। m क्या है? अकेले गैसेस मॉलिक्यूल का मास। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 टाइम्स k को मैं लिख सकता हूं R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, पाई ठीक है बेटा, T ठीक है। मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को बड़ा आराम से लिखता हूं मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कैंसिल। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई है। ठीक है ना? हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए थे, इस तरह का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12th में इस तरह का इंटीग्रेशन तुम पढ़ते हो, नहीं बेटा, इस तरह का इंटीग्रेशन अपन से नहीं हो पाएंगे। बाकी आगे जाके हो सकता है बेटा तुम IIT वगैरह में इस इंटीग्रेशन को सीख लो, तब बेटा तुम पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मुझसे पूछ रखा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स डब्बे के अंदर बंद है उनकी एवरेज स्पीड निकाल ली, लेकिन मैं उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना चाहता हूं। और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर होता है पहले तो उस स्पीड का स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन ले लो। सर मीन कैसे लूं? वो स्पीड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उन सबको जोड़ दो, फिर ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या से डिवाइड कर दो। मीन ले लिया, आखिर में रूट ले लो, आखिर में रूट ले लो। बात समझ में आ गया? पहले जो स्पीड है उसका स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज लो, और फिर आखिर में उसका रूट लो। आखिर में सबसे लास्ट स्टेप में बड़ा उसको तुम रूट लो। ऐसे करोगे तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। और आरएमएस वैल्यू सारी वैल्यूज के मुकाबले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि इस समय काइनेटिक एनर्जी वगैरह का बढ़िया आइडिया लगता है। लेकिन सर ये तो थोड़ा सा आपने ना ऐसा लिख दिया ऐसे कि भैया ना, चलो जैसे मैंने ये वाली स्पीड दी, इनका कोई कह देगा रूट मीन स्क्वायर निकालो, निकाल देंगे। इनका कोई कह देगा रूट मीन स्क्वायर निकालो, निकाल देंगे। पहले सारी की सारी स्पीड का स्क्वायर करो। 0 0 का स्क्वायर किया, पहले बेटा स्पीड का स्क्वायर करो। करता हूं बेटा 0 0, आगे चल बेटा। फिर क्या है 1 1 1 1 का बेटा स्क्वायर कितना होगा? 1 एंड 1 ही होगा। फिर क्या है? फिर क्या बेटा 4 बार 2 थे तो उनका स्क्वायर क्या होगा? 4 4 4 4 4। चल आगे चल। फिर आगे बढ़ गया 2 बार 3 थे तो 2 बार उनका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 के बाद में क्या था बेटा? फिर 4 5 7 9 10, 4 5 7 9 10, 4 5 7 9 10।
मैंने सबसे पहले सब स्पीड का स्क्वायर कर दिया। सो रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है, पहले स्क्वायर करो, अब मीन लो। मीन कैसे लेंगे, 0 है 2 का, 1 है 2 का, 4 है 4 का, ये बेटा क्या है 2 है 9 का, 1 है 16 का, 1 है 25 का, 1 है 49 का, 1 है 81 का, 1 है 100 का, डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल्स हैं, ये लो बेटा 15। स्क्वायर कर लिया, मीन ले लिया, आखिरी स्टेप क्या है, रूट ले लो। आखिरी स्टेप बेटा क्या है, रूट ले लो। और इससे जो हमारे पास आएगा बेटा वो क्या आएगा, आरएमएस। ये तो बात हुई ऐसे जो डिस्क्रीट वैल्यूज है ना उनके लिए। हमारे एक्सप्रेशन में अगर हम कहें कि मुझे रूट मीन स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर अगर स्पीड निकालनी है तो पहले तो करो स्पीड का स्क्वायर, कर लिया। अब इसका मीन लो। सर मीन कैसे लूं, ये v स्क्वायर कितने पार्टिकल्स के पास हैं उन पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उन सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद सारे के सारे पार्टिकल्स की जो संख्या है उससे डिवाइड कर दो। नीचे का इंटीग्रेशन तो n ही आएगा, चिंता वाली बात ही नहीं। अरे लास्ट स्टेप तो बचे क्या, रूट भी लेना है, रूट भी लेना। v स्क्वायर इंटू डी एन, बेटा v स्क्वायर इंटू डी एन करेंगे बेटा, देखना अरे यार वापस मुझे पूरा लिखने का, 4 पाई एन वी स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल एन वी स्क्वायर, एक बड़ा ये वी स्क्वायर और जाएगा, वी की पावर 4 इंटू एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2, एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम ई की पावर एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। ये तो dn अपॉन dv है, dn लिखना है तो बड़ा dv को ऐसे ऊपर ले आओ। ये आपका ये आ गया dn को बड़ा किससे मल्टीप्लाई करना था, v स्क्वायर, तो v की पावर 4 आ गया। अगेन बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बिल्कुल आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पूरे का रूट ले लेंगे। आप तो जानते बेटा हमसे इतना खतरनाक इंटीग्रेशन थोड़ी हो पाएगा यार, ठीक है। हम आज के लिए इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी कॉलेज जाके हम इस इंटीग्रेशन को कर लें। मैं आज तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बता रहा हूँ, और वो रिजल्ट आपके पास ये है कि आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो आएगी, सॉरी एवरेज बेटा रूट ए आर टी अपॉन पाई में आई थी, ये मेरे पास आएगी बेटा क्या, आर एम एस स्पीड, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम। या फिर रूट ऑफ 3KT अपॉन स्मॉल एम। बेटा याद रखना, स्मॉल एम अकेले गैसेस मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड है वो है, और कैपिटल एम बेटा ऑफ कोर्स मोलर मास है। मैं एक बात और बोलना भूल गया बेटा, तुम पहले से इस बात को जानते हो, PM इज इक्वल्स टू रो RT, जानते हो ना। तो जहां कहीं RT अपॉन एम लिखा हुआ है उसकी जगह P/ρ लिख दो, तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला और बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3P/ρ। इसी तरह से हमारे पास जो एवरेज वाला था ना, उसमें भी मेरे पास एक फॉर्मूला और बन सकता है, जहां पर RT अपॉन एम लिखा हुआ ना, वहां पर तुम P/ρ लिख सकते हो। आई होप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, ये सब बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ी टफ तो थी, बट मेरे ख्याल से आपको पल्ले तो पड़ गई। हालांकि मेरे कुछ क्या कहते हैं बेटा कंस्ट्रेंट्स थे कि हमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती कि हम इतने खतरनाक खतरनाक इंटीग्रेशन कर पाए, बट स्टिल इट वाज गुड, इट वाज फन। चलिए बच्चा, नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से आइडिया लग गया होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वाली स्पीड है, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे मान लो कि किसी क्लास में 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ठीक है। किसी के बड़ा 100 नंबर आए, किसी का 98 आए, किसी का 97 आए, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आता है। लेकिन मान लो कि 60 नंबर जो है ना, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों के आए,
सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चों का अगर कोई नंबर आए तो वो 60 नंबर आए, तो 60 नंबर जो होगा वो एक्चुअली उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा। चलो मैं इस बात को एक तरीके से और समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा तुम लोगों को कि किसी डब्बे के अंदर कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं ऐसे, और उनके पास स्पीड है ये 2 मॉलिक्यूल के पास 0 है, ये क्या कर दिया मैंने, 2 मॉलिक्यूल के पास 0 है, 2 मॉलिक्यूल के पास 1 है, 4 मॉलिक्यूल के पास 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मॉलिक्यूल के पास 3 मीटर पर सेकंड है, 1 मॉलिक्यूल के पास 4 मीटर पर सेकंड है, 1 मॉलिक्यूल के पास 5 मीटर पर सेकंड है, 1 मॉलिक्यूल के पास 7 मीटर पर सेकंड है, 1 मॉलिक्यूल के पास 9 मीटर पर सेकंड और 1 मॉलिक्यूल के पास 10 मीटर पर सेकंड है। और कोई मुझसे पूछ ले कि इस पूरी सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है, ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपकी होगी ये 2 मीटर पर सेकंड। ये तो अर्थ था समझाने का कि बेटा हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका अर्थ क्या है। अब मैं अपने वाले एक्चुअल जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उस पर आता हूं। अगर हम उसकी बात करें तो बेटा इस तरफ तो स्पीड था, इस तरफ आपका dN/dv था, और जो कर्व था वो काफी हद तक ऐसा सा था, ऐसा सा। बेटा dN/dv का एक्सप्रेशन भी था, हालांकि हमारे कोर्स में तो नहीं है, बट फिर भी क्या था, dN/dv इज इक्वल्स टू, बेटा देखना क्या था, 4 पाई कैपिटल NV स्क्वायर। बेटा क्या था, 4 पाई कैपिटल NV स्क्वायर, कैपिटल N अपॉन 2RT की पावर 3/2। बेटा ये था, एक बार चेक करना, सॉरी बेटा पाई भी था, पाई भी था, पाई भी था, इंटू ई की पावर माइनस कैपिटल MV स्क्वायर अपॉन 2RT। बेटा मैंने जो स्मॉल m अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ना, उसको कैपिटल M अपॉन R लिख दिया, लिख सकते ना, मैं सिखा चुका बेटा तुम लोगों को। स्मॉल m अपॉन k, स्मॉल m इज ऑफ कोर्स मोलर मास अपॉन अवोगैड्रो नंबर, k इज बेटा ऑफ कोर्स गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगैड्रो नंबर, ये दोनों कैंसिल, तो बेटा आपका कैपिटल M/R आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास dN/dv है। बेटा एक्सप्रेशन पर मैं वापस से चेक कर लेता हूँ कि सही था ना, हाँ सही। कौन सी वाली स्पीड ऐसी है जो सबसे अधिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है, सबसे अधिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास ये वाली स्पीड है बेटा, ये जो स्पीड है ये बेटा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाली हाइट सबसे ज्यादा है, ये हाइट सबसे ज्यादा है। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे पता लगा रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऐसे पता लगा रहा था, हाइट मल्टीप्लाइड बाय ये छोटी सी विड्थ dv, dv तो सब बराबर है, ये हाइट जिसके पास सबसे ज्यादा होगी उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। ये हाइट वहां पर सबसे ज्यादा होगी जहां पर ऑब्वियस बात है कि मैक्सिमा आएगा इस पूरे के पूरे फंक्शन का, यहां पर इस फंक्शन का मैक्सिमा आना चाहिए। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा बड़ा उस पॉइंट पर आपकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, और जहां पर हाइट सबसे ज्यादा होगी वहां पर आपकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इट मेक सेंस? सर मैक्सिमा कैसे निकालूं? देखो बेटा ये वाला एक फंक्शन है v का, ठीक है, ये वाला एक फंक्शन है v का, अलग अलग v के लिए ऑफ कोर्स बेटा आपकी dN/dv अलग अलग है। किसी v के लिए इस फंक्शन का मैक्सिमा आएगा, तुम इस बात को भली बात ही जानते हो कि कहां पर मैक्सिमा आएगा, इसमें मैथमेटिक्स का रोल ये है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमा चाहिए ना तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। ये फंक्शन बेटा किसके रेस्पेक्ट में है, v के रेस्पेक्ट में, अलग अलग v के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो v के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर दो, तो आपके पास मैक्सिमा आ जाएगा, बड़े आराम से बड़ा मैक्सिमा आ जाएगा। करते हैं डिफरेंशिएट, मैं यहां करता हूं f'(v), जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल N कांस्टेंट, ठीक है बेटा, ये जो कैपिटल M अपॉन
2 पाई कैपिटल आर टी की पावर 3/2 है, ये भी कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, v स्क्वायर इंटू दिस, इनमें ही v है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। वन फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन जब होता तो हम बड़ा क्या करते हैं, यूवी रूल, एक को पकड़ के वैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को पकड़ के वैसे का वैसा पहले का डिफरेंशिएशन, इसको वैसे का वैसा e की पावर माइनस कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन 2RT मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बड़ा वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v प्लस, अब उल्टा करूंगा, अब मैं वी स्क्वायर को तो वैसा का वैसा लिख देता हूं और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर, बड़ा अगर ये डिफरेंशिएशन ना आए तो कोई बात नहीं बेटा, हालांकि इतना डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, बाकी बेटा ठीक है, मैथमेटिक्स में और सीख जाओगे। चेन रूल और लगाना पड़ेगा, चेन रूल में बेटा जो अंदर है ना इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, अंदर वाले का आएगा माइनस एम अपॉन 2RT तो वैसा का वैसा, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2v। What do we want? We want it to be equal to 0, और 0 होने के लिए ऑफ कोर्स तुम ऐसा कहोगे कि बड़ा ये e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2RT, e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2RT क्या हो गया, कैंसिल, मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू v से v भी क्या हो गया, कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू v इंटू कैपिटल M अपॉन 2RT इंटू 2 इंटू v, ठीक है ना, मेरे पास आ गया 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2RT अपॉन m, या फिर v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2RT अपॉन, ये जो आपकी स्पीड है बेटा, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये बेटा आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। आई होप याद रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो इट विल बी ऑलवेज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स RT अपॉन m, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स p/ρ, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिखो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ गए होंगे इस बात को। फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड हैं, याद रख सकते हो, तुम्हारे सारे के सारे सवाल तो याद करने से बन जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे फील दिलाने के चक्कर में था कि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि यार ये मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, RMS क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो आई होप मैंने ऐसा सब बता कर ना तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं किया, ठीक है। हालांकि इसमें हमने निकाला, अच्छा ये लगा कि निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन तो आसान होता है, इंटीग्रेशन होता है तब तो, है ना, इसलिए निकल गया, ठीक है। आई होप सारी की सारी बातें आप लोग समझ तो गए होंगे। मैं एक बात छोटी सी और बताना चाहता हूं, जैसे हमारे पास जो स्पीड आई बड़ा dn अपॉन dv जो आया, उसका कर्व काफी हद तक ऐसा आया। हम इस बात को जान गए और समझ गए कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m। अब RMS की बात करते हैं, बड़ा RMS इज ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, तो उसकी वैल्यू इससे तो ज्यादा ही आएगी। बड़ा इस तरफ v है, इस तरफ आपका dn अपॉन dv है। तो कोई मुझसे पूछे सर RMS कहां से लाई करेगा, बेटा RMS यहां कहीं से लाई करेगा, यहां कहीं बेटा आपका VRMS होगा, एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। अपना एवरेज कहां पर होगा, बेटा एवरेज वाले की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड वाले की अगर मैं बात करूं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m। चलो ये RT अपॉन m तो सही है, मैं चेक लूंगा कि 8/पाई कितना है, 8 अपॉन 3.14। अब यार 8 अपॉन 3.14 ऑफकोर्स 3 से तो छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा इन दोनों के बीच में कहीं से आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी जो एवरेज स्पीड है अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m, वो यहां कहीं आएगा। मैंने ऐसे ग्राफ के अंदर दिखा दिया है,
बाकी जेई मेन में एज वेल एज इवन एडवांस के अंदर भी ये पूछ रखा है कि बताओ कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो आप कह सकते हो कि आरएमएस सबसे बड़ा और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे छोटी होगी। ठीक है, मैंने थोड़ा ग्राफ से बता दिया कि थोड़ा और आपको बेटर लगे और बेटर आप इसको समझो। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों, इस बात पे कुछ सवाल भी करते हैं। ये हमारे पास बड़ा एक कोई डब्बा है जिसके अंदर हीलियम गैस पड़ी है। हीलियम गैस का मोलर मास अगर किसी को ना पता हो तो मैं सवाल भी लिख देता हूँ कि हीलियम गैस का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल। बड़ा याद रखना, ग्राम पर मोल है, केजी पर मोल नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर हीलियम गैस जो 57 डिग्री सेल्सियस पर है। एवरेज स्पीड कितनी होगी ये बताओ। एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछिए, एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी। आरएमएस स्पीड कितनी होगी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी, ये तीनों सवाल मैंने आपसे पूछे। पहली बात बड़ा जो टेम्परेचर है इसको एक बार ना केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो तो 57 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बड़ा कितना हो गया, 330 केल्विन हो गया। केल्विन पर एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 8 आर। आर बड़ा 8.314 लिखना चाहो लिख सकते हो, 25/3 लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, इंटू 330 अपॉन पाई एम। पाई तो ठीक है बेटा, मेन चीज मोलर मास है, 4 मत लिखना बेटा, इसको आप लिखना 4 इंटू 10⁻⁻3। समझिए ना क्यों? क्योंकि बेटा ये तो ग्राम पर मोल है ना, हम तो एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं तो कम से कम केजी में तो कन्वर्ट करो उसको। मैंने 4 इंटू 10⁻³ दिया। ठीक, इतना सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा वो आपके पास ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड में आएगा। आरएमएस क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आरएमएस आपके पास होगी अंडर रूट ऑफ 3 आर इज बड़ा ऑफ कोर्स 25/3, टी इज 330 अपॉन मोलर मास, बड़ा मोलर मास इज 4 इंटू 10⁻⁻3। फिर से बड़ा वही कहानी, बड़ा 10⁻⁻3 है, मतलब बड़ा वो हमने पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। 3 से बड़ा 3 कैंसिल हो गया, ये वाला निकालूंगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 33 अपॉन 4 बेटा 10⁻⁴ ऊपर गया तो उसका रूट आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा आपकी आरएमएस स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है बेटा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर इज 25/3। टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स 330 केल्विन, टी अपॉन एम। मोलर मास इज बेटा 4 इंटू 10⁻⁻3। कर ले बेटा सॉल्व, कितना आता है ना? 25 इंटू 11 अपॉन 2, 25 इंटू 11 अपॉन 2 बड़ा वो 10⁻⁴ का रूट कितना आएगा 100। देख लो ना कितना आंसर आता है इसका। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अरे हाँ, एक डब्बा है बेटा, उस डब्बे के अंदर फिर से गैस भरी पड़ी है। इस बार उसका मोलर मास नहीं दिया, टेम्परेचर भी नहीं दिया, प्रेशर और डेंसिटी दे दी। आपको अगर सर कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल तब भी कर लेंगे। प्रेशर है 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी है गैस की 1.2 kg पर मीटर क्यूब। मुझसे पूछा है बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा? एवरेज स्पीड एज यू नो इट वेरी वेल, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम। बेटा RT अपॉन एम बोल दो या बेटा P/ρ बोल दो, एक ही बात है। P और ρ दे रखे हैं इसलिए ऐसे लिख देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स प्रेशर, बेटा प्रेशर इज 3 इंटू 10⁵ अपॉन पाई रो, बेटा रो इज 1.2। जो भी आंसर आएगा बेटा वो SI यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आरएमएस स्पीड क्या होगी बेटा, हल्का सा फॉर्मूले में चेंज है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3P/ρ।
बेटा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स व्हाट्स द प्रेशर, प्रेशर मेरे पास है 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1.2। मुझसे पूछा गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास आएगी अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन एम, बेटा RT अपॉन एम को हम पी बाई रो लिख सकते हैं, तो 2p बाई रो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, बेटा व्हाट्स द प्रेशर 3 इंटू 10⁵, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रो 1.2। सब कुछ SI यूनिट में है, इसलिए आंसर भी आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में ही आएगा। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी, सवाल कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट ये थोड़ा सा ना ऐसा सवाल है जो उन बातों पर डिपेंड करता है जो बात मैंने आपको सिखाई है। जो एक्सप्रेशन था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, वो एक्सप्रेशन तो टफ था, लेकिन हमें एक ऐसा हाइपोथेटिकल मॉडल दे रखा है, कोई हाइपोथेटिकल गैस दे रखी है जिसके अंदर एक्सप्रेशन थोड़ा सा आसान है। एक गैस है और उसका जो dN वर्सेस dV के बीच जो एक्सप्रेशन है इट इज समथिंग लाइक दिस, कि दैट इज A टाइम्स ब्रैकेट में v² माइनस v0 इंटू वी। v0 कोई ना कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है और v जो है बड़ा आपके पास वो किसी भी कोई भी वेलोसिटी है जो बड़ा 0 से लेकर v तक वेरी कर सकती है। dN क्या है, उन पार्टिकल्स की संख्या जिनके पास स्पीड v से लेकर dv प्लस dv के बीच में है। 4 सवाल पूछ रखे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेस सवाल है। पहला सवाल है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा कुल मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर संख्या निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन dN करना पड़ेगा। करते हैं बेटा इंटीग्रेशन dN, इंटीग्रेशन ऑफ A टाइम्स बेटा उससे dV को ऊपर ले जाओ, v² माइनस v0v इंटू dV। बेटा v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है, बेटा ग्राफ भी दे रखा है, v की वैल्यू वेरी करनी है 0 से लेकर v0 तक। अच्छा मैं एक बात बोलना भूल गया, अरे एक मिनट बेटा, है ना मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हल्का सा चेंज करना बेटा। सवाल बेटा वापस से लिखना, A टाइम्स v0v माइनस v², बिकॉज मैंने जो ग्राफ बना रखा है बेटा वो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स बना रखा है, ठीक। तो मैंने बेटा v² से पहले मैंने नेगेटिव लिया, तो वो सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेना। वहां चेंज आएगा बेटा, ऑफ कोर्स यहाँ भी चेंज आएगा। हाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं बेटा, मुझे उसके लिए इंटीग्रेशन dN करना है तो dV को ऊपर ले जाओ, A टाइम्स v0v माइनस v² इंटू dV। बेटा v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, सिर्फ 0 से लेकर v0 तक, 0 से लेकर v0 तक। ये तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल लो। v0 तो ठीक है बेटा, v dV का इंटीग्रेशन आएगा v² अपॉन 2, v² का इंटीग्रेशन आएगा v³ अपॉन 3। कहां से कहां तक, 0 से v0। A टाइम्स बेटा v0 रखना, v0 रखूंगा तो मेरे पास v0 की पावर 3 अपॉन 2, v0 की पावर 3 अपॉन 3, 0 रखूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या हो गई बेटा कितनी, A टाइम्स v0 की पावर 3 अपॉन 6, ये है ना, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। A टाइम्स v0 की पावर 6, v0 की पावर 3 अपॉन 6, ये हमारा आंसर आ गया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछी बेटा दूसरे वाले सवाल में, करते हैं बेटा। अगर आपने मुझसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछी है तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तब आएगी जब dN अपॉन dV जो है वो मैक्सिमम होगा। dN अपॉन dV बेटा मैक्सिमम कब होगा, यहां कहीं होगा। dN अपॉन dV को मैक्सिमम करने के क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। अभी करते हैं बेटा डिफरेंशिएट, जो हमारा फंक्शन दे रखा है dN अपॉन dV का, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। A तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, निकाल लिया बेटा। v0 इंटू वी का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, v0, क्योंकि v का डिफरेंशिएशन तो v के रेस्पेक्ट में 1, माइनस v² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, v² का डिफरेंशिएशन होगा 2v एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। v की मेरे पास वैल्यू आ गई है v0/2। कुछ बच्चे सिमेट्री से भी कह सकते थे कि देखो सर एक्सप्रेशन जो है वो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स टाइप है, मिनिमम स्पीड 0 है, मैक्सिमम v0 है,
तो मैक्सिमा जो आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा वी नॉट बाई 2 पर। सर डायरेक्ट बोल सकते हैं? हाँ बेटा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला मुझसे पूछे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। बेटा अगर मुझसे तुम एवरेज स्पीड पूछ रहे हो तो पहले अर्थ जानो एवरेज स्पीड का क्या है। एवरेज स्पीड बेटा मेरे ख्याल से थी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटीग्रेशन डिवाइड बाय ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने थोड़ी देर पहले काफी मेहनत से निकाले हैं बेटा, कितने? ए वी नॉट की पावर 3/6, ए वी नॉट की पावर 3/6। ऊपर बेटा मुझे इंटीग्रेशन v इंटू डी एन करना है। डी एन कितना है? dn है बेटा, उस dv को पढ़ जाओ, a टाइम्स वी नॉट वी माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी। थोड़ा बढ़िया लिखते हैं बेटा, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लेना बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा। 6/v0 की पावर 3 इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ए तो बेटा बाहर आ गया, वी नॉट ठीक है, वी बेटा कितना हो गया? वी स्क्वायर, वी इंटू वी स्क्वायर बेटा कितना हो गया? वी क्यूब। v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है बेटा? 0 से लेके v नॉट तक। 6 बाहर, v नॉट की पावर 3 तो बेटा बाहर थी, v नॉट इंटू वी स्क्वायर, वी नॉट तो ठीक है बेटा, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ऑफ कोर्स v रेज टू पावर 3/3, v रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा v रेज टू पावर 4/4। कहां से कहां तक? 0 से v नॉट। 6 ठीक है बेटा, v नॉट की पावर 3 ठीक है बेटा, नीचे बेटा मेरे ख्याल से तो 12 आ गया हो, सॉरी बेटा पहले मैं लिमिट तो लगा दूं, वी नॉट रखना, वी नॉट की पावर 4/3 माइनस वी नॉट की पावर 4/4। कहां से कहां तक? 0 से वी नॉट। 6 टाइम्स वी नॉट की पावर 3 बेटा देखना, नीचे बेटा ये तो 12 आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया? ठीक है, और जैसे हमने इसको सॉल्व किया बेटा ये भी मेरे पास आ गया है वी नॉट अपॉन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड आपकी बराबर आ गई। सर आपने तो कहा था कि मोस्ट प्रोबेबल कम होगी और आपकी जो एवरेज होगी वो ज्यादा होगी और आरएमएस और ज्यादा होगी, वो तो उसके लिए था जो एक्चुअल हमारा गैसेस मॉड्यूल है, ये तो कोई हाइपोथेटिकल है। यहां पर वो सारे रिलेशन बेटा वैलिड थोड़ी होंगे, यहां पर थोड़ी वैलिड होंगे। ठीक, ये मेरे पास आ गया वी नॉट बाई 2। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। ऐसे बेटा आप आरएमएस भी निकाल सकते हो, मैं आपके लिए छोटा सा काम छोड़ देता हूँ। आरएमएस की जो वैल्यू आएगी बेटा, पहले आपके पास जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर करना इंटू इंटीग्रेशन इंटू डी एन अपॉन इंटीग्रेशन डी एन। ये नीचे जो इंटीग्रेशन डी एन है बेटा मैं पहले से निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी ए वी नॉट की पावर 3/6। ये बेटा कोई खास मुश्किल नहीं है, वी स्क्वायर इंटू डी एन। बेटा डी एन आपको याद था ना, डी एन की वैल्यू है ए टाइम्स वी नॉट वी माइनस वी स्क्वायर डी वी। आसान से बड़ा इंटीग्रेशन है, कर लोगे ना खुद ही। ये बड़ा करके जो भी आंसर आता है वो बता देना, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज देना। आई रियली होप बेटा सारे के सारी बात आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ। ऐसी छोटा सा पॉइंट है, सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स है, सॉरी कोई गैसेस मॉलिक्यूल है, ये भागा 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 यहां से यहां गया और फिर किसी गैसेस मॉलिक्यूल से उसकी टक्कर हुई। यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। फिर इसकी टक्कर हुई, फिर ये भागा 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 इधर की तरफ आया और अगले मॉलिक्यूल से वापस से टक्कर हुई। अगले मॉलिक्यूल से जब तक टक्कर हुई तब तक बेटा उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल की। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज λ2। अगेन ये है उसका फ्री पाथ। फिर अगेन टक्कर के बाद वो भागा 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 इधर की तरफ गया और अगली टक्कर होने तक उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, लेट्स से λ3। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टक्करों के बीच वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर फ्री पाथ। उन सब का जो एवरेज है दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्टेंस
traveled by gaseous molecule between consecutive collisions is known as फ्री पाथ। और वो जो सारे के सारे फ्री पाथ हैं उनका जो एवरेज है उसे हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। थोड़ा मीन फ्री पाथ इज सिंपली λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, बड़ा मान लीजिए उसने कोई n बार डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाई n। दिस लैम्डा इज योर मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ कितना होगा इसका बड़ा फॉर्मूला हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस पर जेई में सवाल आ रखा है, केमिस्ट्री के अंदर भी आ रखा है और फिजिक्स के अंदर भी आ रखा है। चलो उसको अगले पेज पे लिखते हैं। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ऐसे सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है ऐसे सामने की तरफ जा रहा है। इस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो लेट से बड़ा आपके पास डी है। ये सामने तरफ जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। सामने से भी एक मॉलिक्यूल आ रहा है, वो बड़ा अगेन उसका डायमीटर भी डी है, सारे के सारे बड़ा ऐसे डायमीटर। ठीक, आप इस बात को तो इमेजिन कर ही पाओगे कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे नजदीक हुआ तो भी टक्कर होगी, दूर होगा तो टक्कर नहीं होगी। दूर से निकल जाएगा तो टक्कर नहीं होगी, और ऑफ कोर्स बड़ा ऐसे नजदीक से आएगा तो टक्कर होगी। तो मैं एक छोटा सा ऐसे क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, बड़ा एक छोटा सा ऐसे क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये वाला। इसका डायमीटर डी, इसका डायमीटर डी, तो इस क्रॉस सेक्शन का डायमीटर हो गया ऑफ कोर्स 2d, इसका रेडियस हो गया ऑफ कोर्स d। इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसे बड़े आराम से बोल सकता हूं दैट इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, बड़ा रेडियस आपके पास d। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ये पाई डी स्क्वायर जितना बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज्यादा टक्कर कर पाएंगे। भाई मान लो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का रेडियस कम होता तो वो यूं सटाक से निकल जाते हैं, सटाक से निकल जाते हैं, और टक्कर कम होती, टक्कर कम होती तो लैम्डा ज्यादा होता। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसके रास्ते में आएंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रास्ते में आएंगे टक्कर उतनी ही ज्यादा होगी, और आपका जो मीन बड़ा फ्री पाथ है वो उतना ही कम होगा। सो दिस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर। इसी तरह से this lambda is also inversely proportional to nv। सर ये nv क्या है? बड़ा एक तरह से ये पार्टिकल डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। भाई पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ऑफ कोर्स टक्कर की संभावना उतनी ज्यादा होगी। टक्कर की संभावना जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियस बात है कि हमारा जो मीन फ्री पाथ है उतना ही छोटा भी होगा। तो आप दूसरी बात ऐसे कह सकते हो कि nv इज पार्टिकल डेंसिटी। सर पार्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होगा? बेटा पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और कुल मिलाकर हमारे पास जो बड़ा फॉर्मूला आता है, हालांकि बड़ा मैं फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी करा सकता था और मोस्टली लोग बड़ा याद कराते ही हैं, बट मैंने इसके पीछे हल्के फुल्के लॉजिक आपको बता दिए। बाकी तो ऑफ कोर्स बड़ा बहुत ही हायर मैथमेटिक्स है। लैम्डा इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स पाई, जो भी डायमीटर है मॉलिक्यूल का बड़ा उसका स्क्वायर, टाइम्स एनवी। सर ये एनवी क्या है? एनवी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम चला जाएगा ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन √2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप चाहो तो अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो। अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स भी आप लिख सकते हो। ये आपका लैम्डा आ गया। हालांकि हम चाहें तो इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं प्रेशर को वापस से क्या लिखता हूं?
nRT/P लिख सकता हूँ। तो आप और तरीके से अगर कन्वर्ट करना चाहो तो और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर मैं चाहूँ तो nRT/P लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा √2πd² NNAP। n से n क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज RT/√2 टाइम्स πd² इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू प्रेशर। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तो तुम एक याद कर लो, बाकी तो ठीक आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। आई रियली होप कि बेटा सारी की सारी बात आप समझ गए होंगे, कोई खास इसमें इश्यू नहीं आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टाइम। यार है ना, दो कंसेक्यूटिव कोलिशंस के बीच का जो समय है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उसका जो एवरेज है उसको तुम एक तरह से मीन रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम टेकन by gaseous molecule in two consecutive collisions। दो consecutive collisions के बीच में कितना टाइम लगता है, बड़ा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। इसका एक रफ आइडिया बताया तो कि रिलैक्सेशन टाइम हम टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं λ/v। भाई लैम्डा डिस्टेंस टेबल करनी है दो टक्कर के बीच में, डिवाइड बाई वी। सर वी कौन सा लें बेटा, वी मोस्टली हम जो यूज करते हैं बेटा वो आरएमएस यूज करते हैं, λ/v RMS। बेटा λ/v RMS याद रख सकते हो। लैम्डा बेटा कितना था, लैम्डा था आपका √2 टाइम्स πd² पार्टिकल डेंसिटी इंटू बेटा आपका v RMS। और अच्छे से लेते और अच्छे से ले लो, दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 πd²। particle density is number of particles per unit volume। VRMS is but of course √3RT/m। ठीक है ना, कोई रिलैक्सेशन टाइम पर कोई बात पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम पर कभी भी जेई में फिजिक्स में सवाल नहीं पूछा गया है, बल्कि अपने तो सिलेबस में लिखा हुआ, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर पूछ रखा है। केमिस्ट्री में ये पूछ रखा है कि वॉल्यूम फिक्स करते हुए अगर मैंने टेम्परेचर को केल्विन में 4 गुना कर दिया, टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया, तो बताओ रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होगा। बेटा ऑफ कोर्स टेम्परेचर को अगर 4 गुना करोगे तो रूट है अंदर, तो बेटा ये नीचे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हाफ हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम हाफ हो जाएगा। कारण भी आप समझते हो, टेम्परेचर अगर 4 गुना होगा तो पार्टिकल 4 गुना स्पीड से भागेगी। पार्टिकल अगर पार्टिकल 2 गुना स्पीड से भागेगी। पार्टिकल अगर 2 गुना स्पीड से अगर भागेंगे तो ऑफकोर्स एक टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच टाइम आपका हाफ हो जाएगा। तो फिजिक्स में तो कोई सवाल नहीं पूछा, केमिस्ट्री में पूछ रखा है। ठीक है, चलिए।